Hi everyone. Let's start another topic in ionic equilibria, and that topic is called partition coefficient. Partition coefficient is also called distribution coefficient. पार्टीशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केपीसी के सिंबल से. So is represented by KPC. पार्टीशन कोफिशिएंट टेक्निकली इस्तेमाल होता है सॉल्यूट की एक्सट्रैक्शन के लिए. सॉल्यूट की एक्सट्रैक्शन हमेशा इमिसिबल सॉल्यूशन के थ्रू होगी. Solute extraction can be done through immiscible solution. Immiscible solution are those which do not mix in a fixed proportion. By the way, ये याद रखिएगा कि इमिसिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा हम एक पोलर सॉल्वेंट लेंगे और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, पोलर नॉन पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. और जब पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में आपको एक इमिसिबल सॉल्यूशन मिलेगा. So in order to make an immiscible solution, एक पोलर सॉल्वेंट हो और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हो. पार्टीशन कोफिशिएंट के केस में पोलर सॉल्वेंट में हम मेजॉरिटी केसेस में वाटर को एज अ पोलर सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. इसमें हम हेक्सेन भी ले सकते हैं, इसमें हम ऑक्टेन 1-OL भी ले सकते हैं, इसमें हम बेंजीन भी ले सकते हैं, इसमें हम इथॉक्सी इथेन भी ले सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं. CCl4 फॉर्मूला है. तो पोलर सॉल्वेंट के लिए मेजॉरिटी केसेस में वाटर को कंसिडर किया जाएगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इनमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, हो सकता है इनके अलावा कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाए, ऑलराइट, बट व्हेनेवर पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कंबाइन टुगेदर यू विल गेट एन इमिसिबल सॉल्यूशन, ऑलराइट। पार्टीशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि मैं जो भी सॉल्यूशन यूज करूंगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो। To find the value of KPC, solution must be diluted और जो सॉल्यूट आप इस्तेमाल करें इट हैज टू बी इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर बोथ द लेयर्स। And solute has to be in same molecular state. Now the question is, what is mean by same molecular state? सेम मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब होता है कि सॉल्यूट जो है आयोनाइज ना हो इन बोथ द लेयर्स और डाइमराइज भी ना हो इन बोथ द लेयर्स। डाइमराइज मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, जैसे A1 केमिस्ट्री में हमने AlCl3 को Al2Cl6 में कन्वर्ट किया था, तो AlCl3 आपस में कंबाइंड होके Al2Cl6 बना रहे थे, उसको हमने डाइमराइजेशन का नाम दिया था। सो solute has to be in the same molecular state in both the layers. That's very, very important. जिस तरह से बाकी सारे कांस्टेंट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से पार्टीशन कोफिशिएंट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। So KPC is temperature dependent. मैं यहां एक और चीज शेयर करता हूं आपके साथ कि पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन बोथ द लेयर्स, and that concentration can be in mole per dm cube, can be in gram per dm cube, can be in gram per cm cube. So ये क्वेश्चन का डेटा देख के डिसाइड करोगे आप। So to find the value of KPC, we need to find out the concentration of solute in both the solvents. याद रखिएगा कि जो इमिसिबल सॉल्यूशन आप बना रहे हैं वो दो सॉल्वेंट्स के थ्रू बना रहे हैं, राइट? तो जो पोलर सॉल्वेंट है
उसको हम एक्वस लेयर कहेंगे. So polar solvent will serve as an aqueous layer. And for aqueous layer हम बता चुके हैं कि वाटर यूज होगा. जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो एज एन ऑर्गेनिक लेयर सर्व होगा. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट विल सर्व एज एन ऑर्गेनिक लेयर. तो पार्टीशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशंस के अंदर एक्वस लेयर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्वस लेयर विल रिमेन वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक लेयर मुसलसल चेंज होगी. यानी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट मुसलसल चेंज होगा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चेंज होगा. और मैंने कहा कि वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है. ठीक है. हम एक काम करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट यहां पर डिसाइड करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं. ओके. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मुझे सेपरेटिंग फनल की जरूरत पड़ेगी. सो लेट मी गेट द सेपरेटिंग फनल. लेट मी चेक कि मेरे पास है या नहीं. एपरेटस में होनी तो चाहिए मेरे पास सेपरेटिंग फनल. I don't think so. I have it. Oh yes, I can. I can. I can. I have it. I have it. Wait. Let's experimental techniques. Yes, so I think I have it. अगर आपने देखी हो, that's the separating funnel. That's the shape of the separating funnel. Let me take out this picture from here. That's an O-level stuff actually, but हम use कर सकते हैं इसको, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. ओके, तो सेपरेटिंग फनल हम यूज करेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन के लिए. ओके. ये सेपरेटिंग फनल की डायग्राम है. ये आपका स्टॉपर है. ये आपका टैप है. इस टैप को ऑन करते हैं तो ये वाली लेयर बाहर आ जाती है. इस टैप को बंद कर देते हैं तो फिर सोल्यूशन जो है वो पास नहीं होता है यहाँ से. बाय द वे, हम तो ये बहुत जर्नल डायग्राम है लेकिन हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट अपने लिहाज से करते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और हेक्सेन का एक इमिसिबल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. मेक एन इमिसिबल सॉल्यूशन. So make an immiscible solution of water and hexane in a separating funnel. All right. अब आप जानते हैं कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है. इसका मतलब दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे. जब दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको दो डिफरेंट लेयर्स बकायदा नजर आएंगी इस सेपरेटिंग फनल के अंदर. ऑल राइट. हमने यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है. दैट्स नो लेवल स्टफ. हम यहाँ पर ऑयल नहीं यूज करते, हम यहाँ पर हेक्सेन यूज कर लेते हैं. ओके. तो हम यहाँ पर हेक्सेन ले लेते हैं. सो आपके पास दो लेयर्स हैं, एक हेक्सेन और एक वाटर.
ओके, आप क्या करें, इस सेपरेटिंग फनल में स्टॉपर हटाकर आयोडीन क्रिस्टल्स इंट्रोड्यूस कर दें। Add small amount of iodine crystals in an immiscible solution. ठीक है, यहां से टैप को बंद करें, यहां से स्टॉपर लगाएं और स्टॉपर लगाकर इस फनल को बहुत अच्छे तरीके से शेक करें। शेक द फनल थॉरली। जब आप फनल को बहुत अच्छी तरह शेक करेंगे तो ये आयोडीन क्रिस्टल्स वाटर और हेक्सेन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। So iodine is partitioned or distributed in both the layers। जाहिर सी बात है, आयोडीन जो है वो आपका नॉन पोलर है, हेक्सेन जो है वो भी आपका नॉन पोलर है। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, इन दोनों में सेम वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, दोनों के दरमियान एफिनिटी ज्यादा होगी, which is why iodine is dissolved more in hexane as compared to water because water is polar। Iodine and hexane both are non-polar, so they have a strong affinity with each other, so iodine is dissolved more in hexane than water। इसका मतलब सॉल्यूट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस होती है। ऑलराइट, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमने हेक्सेन यूज किया है, दैट हेक्सेन विल सर्व एज एन ऑर्गेनिक लेयर, वाटर विल सर्व एज एन एक्वस लेयर। ओके, तो इसका मतलब आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक एक्वस दोनों लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। Hexane will serve as an organic layer, water will serve as an aqueous layer। Now let's back to the experiment। जब आपने फनिल को बहुत अच्छी तरह से थॉरली शेक किया और आयोडीन जो है वो दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आप क्या करें, इस सेपरेटिंग फनल को आयरन स्टैंड के साथ लगाकर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, सो दैट एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड between both the layers। Attach the separating funnel
with the iron stand and leave it for some time so that an equilibrium is established between both the layers. ओके तो मेरे पास सिचुएशन ये होगी कि आयोडीन जो है वो एक्वस लेयर में है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है दोनों लेयर्स के दरमियान, और ये ऑर्गेनिक लेयर है। सही है, तो आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लेयर्स में हो गई है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लेयर्स को अलग-अलग कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे। Collect both the layers in separate conical flask कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करने के बाद दोनों लेयर्स को अलग-अलग सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करेंगे बाय यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर। Titrate both the flask with sodium thiosulfate जिसका फॉर्मूला है Na2S2O3 यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर। और आप जानते हैं कि आयोडीन के साथ स्टार्च का ब्लू ब्लैक कलर आता है। जब आप दोनों फ्लास्क को अलग-अलग सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवाएंगे तो यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन बोथ इन एक्वस लेयर एंड एन ऑर्गेनिक लेयर। As a result, concentration of iodine is obtained in both the layers। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन दोनों लेयर्स में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर आप उन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टीशन कोफिशिएंट टेक्निकली ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर over concentration of solute in aqueous layer। अब क्वेश्चन है कि भाई न्यूमरेटर में कौन सा आएगा और डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो न्यूमरेटर में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वो डिनोमिनेटर में। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन से भी आपको हाईलाइट करवा के दिखाऊंगा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि किसको न्यूमरेटर में रखना है किसको डिनोमिनेटर में रखना है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज और याद रखिएगा कि ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, विच इज व्हाई केपीसी हैज नो यूनिट। एक और चीज याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर डिस्कशन में केपीसी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, ये डेफिनेशन पेपर में भी आती है। पार्टीशन कोफिशिएंट is a ratio of a concentration of
solute in immiscible solution at equilibrium. इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो और हम पार्टीशन की इनको पहले इक्विलिब्रियम के बगैर ही हम इनको कलेक्ट कर लें और पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट होगा? ऑब्वियसली वो एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिफर हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम का अचीव होना बहुत जरूरी है दोनों लेयर्स के दरमियान, ताकि दोनों लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए. सेपरेट होंगी इस बेसिस पे तो फिर कलेक्ट होंगी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. आप सोचें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ, दोनों लेयर्स एक दूसरे में मिक्स हुई नहीं है, आपने लेयर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है और जो ऑर्गेनिक लेयर का भी कुछ अमाउंट है वो भी चला जाएगा, जो एक्वस लेयर का अमाउंट है वो भी चला जाएगा. तो जाहिर सी बात है वो आपको फिर एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी उस एक्सपेरिमेंट की. ऑलराइट, मैं यहां पर एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं. सॉल्यूट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से वेरी करेगी. मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैं सॉल्यूट ले लेता हूं यहां पर आपके पास इथॉक्सीथेन. इथॉक्सीथेन का फॉर्मूला है मेरे पास CH3 CH2 O CH2 CH3, राइट. अकॉर्डिंग टू A1 केमिस्ट्री इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हैं, और क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है इसलिए इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस को शॉर्ट करके मैंने VWF से रिप्रेजेंट किया है, राइट. एक बात याद रखिएगा कि इसमें ये हाइड्रोकार्बन चेन है, और जब हाइड्रोकार्बन चेन होती है तो जाहिर सी बात है हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी होगा. और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर हमेशा नॉन पोलर ग्रुप की वजह से आता है, या यूं कह लीजिए कि हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से आता है. ओके, ये मेरा सॉल्यूट है. इस सॉल्यूट का ये फॉर्मूला है, इसमें ये दो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस है, लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन बहुत बड़ी है इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है. मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही होगी एज कंपेयर टू परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस, ऑल्दो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस. ओके, लेकिन क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन का इंपैक्ट ज्यादा होगा इसलिए हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैं यहां जो ऑर्गेनिक लेयर है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, and that organic solvent is octane 1-ol. octane 1-ol का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3 CH2 taken 6 and then CH2OH. This is octane 1-ol. According to A1 chemistry, all alcohols exhibit hydrogen bonding. और आप जानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन चेन अटैच हुआ है, राइट. इसका मतलब इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होंगी, और क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं और बहुत लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका मतलब इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होगा. मेरे पास जो एक्वस लेयर है उसमें मैं वाटर यूज कर रहा हूं. वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं H2O, और आप सब ये भी जानते हैं कि वाटर एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. सब आप नोट कीजिए कि ये आपका सॉल्यूट है और हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये सॉल्यूट इन दोनों में से किस लेयर में ज्यादा डिसॉल्व होगा. ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है,
इसका मतलब ये सॉल्यूट इस ऑक्टेन 1 ओल में ज्यादा डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू वाटर। दैट्स हाउ वी कैन डिसाइड कि सॉलिबिलिटी किस तरह से ज्यादा होगी, किस तरह से कम होगी। यानी जो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी है या पार्टीशन कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पोलैरिटी की बेस के ऊपर भी है, ठीक है, उसको भी देखा जाता है। तो मैं यहां कंक्लूजन ये ले लूंगा कि थॉक्सी इथेन is more soluble in octane 1 ol, all right, than water। एक एग्जांपल मैंने ये शेयर किए, एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको इस एक्सपेरिमेंट में शेयर करके दिए जिसमें मैंने हेक्सेन, वाटर और आयोडीन को लिया और मैंने बताया कि भाई आयोडीन नॉन पोलर होता है, हेक्सेन भी नॉन पोलर होता है, दोनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, इसलिए आयोडीन हेक्सेन में ज्यादा डिसॉल्व होगा। वाटर पोलर होता है, इसमें परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, इसलिए आयोडीन वाटर में कम डिसॉल्व होगा। ऑलराइट, एक एग्जांपल मैंने यहां दिया आपको, 2 एग्जांपल हो गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है Q, सो कंपाउंड Q is more soluble in hexane than water। सही है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ऑर्गेनिक लेयर कौन सी है, हेक्सेन, एक्वस लेयर कौन सी है, वाटर, और कंपाउंड Q है और वो कह रहे हैं कि मोर सॉल्युबल है। तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि कंपाउंड Q इसमें से कौन सा हो सकता है और क्यों। तो कंपाउंड Q के लिए पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, कंपाउंड Q के लिए हम अल्कोहल ले सकते हैं जिसको हम पेंटेन 1 ओल भी कहते हैं, और कंपाउंड Q के लिए मैं मेथोनिक एसिड भी ले लेता हूं। सही है, हम सब जानते हैं कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ऑलराइट, इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, and obviously cannot soluble in hexane because हेक्सेन जो है वो एक नॉन पोलर है, राइट। चले मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर दूं, यहां लिखते हैं और ये बता देते हैं कि जो हेक्सेन है टेक्निकली वो नॉन पोलर है और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी है क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक, हम सब जानते हैं कि ये आपके पास दूसरा कंपाउंड है और इस दूसरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इंडिकेट्स ये अल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होंगी क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्गर है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। ये जो आपके पास मेथेनिक एसिड है आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू A1 केमिस्ट्री ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब कंपाउंड Q इसमें से कौन सा हो सकता है, ऑब्वियसली कंपाउंड Q जो है वो आपका ये होना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है,
दोनों के दरमियान एफिनिटी स्ट्रांग होगी, which is why this compound is more soluble in hexane than water. ठीक है, so compound Q is more soluble in hexane because both of them have a strong hydrophobic character, so they will have a strong affinity in each other. All right, I hope it makes sense to you. हम यहां से क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि जी क्वेश्चन किस तरह से होता है. क्वेश्चन है हमारे पास 2.0 ग्राम of organic compound X is dissolved in 20 cm cube of hexane and 100 cm cube of water. It was found that (1.60 gram) of compound X is dissolved in 20 cm cube of hexane. Calculate the partition coefficient of compound X between hexane and water. ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में जो पहले लिखा हुआ होता है वो न्यूमरेटर में आता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो डिनोमिनेटर में आता है. आप ऐसे भी जज कर सकते हो, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी भी दे सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया भी दे सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी दे सकते हो. जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो न्यूमरेटर में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम वो डिनोमिनेटर में. सो हमारे पास 2.0 ग्राम था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें से 1.66 ग्राम 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन में डिसॉल्व हुआ. सॉरी, 1.60 ग्राम. सो ऑब्वियसली वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ होगा 0.4 ग्राम. 0.4 ग्राम
is dissolved in 100 cm cube of water. ओके तो मुझे मास पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, मैं कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूं कंपाउंड एक्स की इन हेक्सेन। तो ये हो जाएगा 1.6 divided by 20. So 1.6 divided by 20, you will get 0.08 gram per cm cube. That's the concentration of compound X in hexane. Similarly, मैं concentration of compound X in water calculate करूंगा। मुझे 0.4 ग्राम गिवन है, मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द concentration which is 0.004 ग्राम पर cm cube. मुझे पार्टीशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एक्स इन ऑर्गेनिक लेयर आएगा व्हिच इज 0.08, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एक्स इन एक्वस लेयर आएगा दैट इज 0.004। सो मैं यहां से वैल्यू अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये 0.08 डिवाइडेड बाय 0.004 इट्स गोइंग टू बी 20। तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 एंड ऑब्वियसली इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मैं कह चुका हूं कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन रेशियो में होने की वजह से एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट? ठीक है। अच्छा अब बहुत समझदारी से मेरी बात सुनिएगा। आप सब लोगों ने ये देखा है कि मैंने यहां पर 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन यूज किया एक साथ और तकरीबन मैंने 1.60 ग्राम ऑफ डाई एक्सट्रैक्ट की, राइट? तो मैं यहां से परसेंटेज एक्सट्रैक्शन डिटरमिन करता हूं। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन अगले टॉपिक से कनेक्टेड है इसलिए ये बहुत जरूरी है। सो परसेंटेज एक्सट्रैक्शन इन 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन। तो मेरे पास 1.6 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ था आउट ऑफ 2 ग्राम। तो यहां से परसेंटेज एक्सट्रैक्शन गाइस मिल रही है मुझे 80%। यानी मैं अगर एक साथ 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन यूज करूंगा तकरीबन 80% कंपाउंड एक्स जो है वो हेक्सेन में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? मैं इस परसेंटेज एक्सट्रैक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं अगर मैं इस 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन को एक साथ यूज करने के बजाय पोर्शंस में डिवाइड करके यूज करूं। और अगर हम सॉल्वेंट को पोर्शंस में डिवाइड करके यूज करते हैं तो उसको कहा जाता है सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन मेथड, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। Why are we doing that? Because solvents बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। So to make the process cost effective, हमें कॉस्ट को कट डाउन करना होता है, राइट? सॉल्वेंट को मिनिमम यूज करना होता है और हम चाहते हैं कि हम लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करके मैक्सिमम सॉल्यूट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, विच इज वाई हम सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक में कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको, तो देखिएगा। सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि मैं 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन को एक साथ यूज करने के बजाय पोर्शंस में डिवाइड करके यूज कर रहा हूं, यानी 10 cm क्यूब यूज कर रहा हूं, राइट? टोटल मास जो मेरे पास था कंपाउंड एक्स का वो 2 ग्राम है। और जो केपीसी की वैल्यू मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट की थी वो 20। यानी मैं इन दोनों वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करूंगा सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन मेथड में। गाइस अगर मैं फर्स्ट एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं 10 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन यूज करूंगा। हमारे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर है हमारे पास जो कि हेक्सेन की है जिसका वॉल्यूम मैं 10 cm क्यूब यूज करने लगा हूं, और एक हमारे पास एक्वस लेयर है। और इस एक्वस लेयर में मैं 100 cm क्यूब ऑफ वाटर यूज करूंगा। यानी जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पर वाटर का यूज किया 100 cm क्यूब उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ,
बस इस 20 सीएम क्यूब को पोर्शंस में डिवाइड करके यूज कर रहा हूं, 2 पोर्शंस में। अच्छा, मेरे पास इनिशियल अमाउंट था कंपाउंड एक्स का 2 ग्राम, और मैंने जो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन यूज किया उसमें 10 सीएम क्यूब ऑफ हेक्सेन यूज किया। मुझे नहीं पता कितना कंपाउंड इसमें एक्सट्रैक्ट हुआ, आई हैव नो आइडिया। सो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x ग्राम is dissolved in 20 cm cube of hexane। टोटल मेरे पास कितना था 2, हेक्सेन में कितना डिसॉल्व हुआ x, तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा 2 माइनस एक्स। सो 2.0 ग्राम, 2.0 minus x gram is dissolved in 100 cm cube of water। मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करता हूं कंपाउंड x की, तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 ग्राम पर cm क्यूब। यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट कंपाउंड x कैलकुलेट करता हूं इन वाटर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x अपॉन 100 ग्राम पर cm क्यूब। इन कॉन्सेंट्रेशन को उठाकर मैं केपीसी के एक्सप्रेशन में प्लेस करता हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 10, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 100 से। केपीसी की वैल्यू हमने 20 कैलकुलेट की थी, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 100। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1.33 ग्राम is dissolved in 10 cm cube of हेक्सेन। तो भाई अगर 2 ग्राम था और उसमें से 1.33 डिसॉल्व हो गया हेक्सेन में, तो ऑब्वियसली 0.67 ग्राम डिसॉल्व हुआ है वाटर में। ठीक, अब मैं सेकंड एक्सट्रैक्शन करूंगा, यानी मैं जो अनदर 10 सीएम क्यूब ऑफ हेक्सेन है उसको यूज करूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे पास ऑर्गेनिक लेयर में कितना कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हुआ है। इसलिए मैं एज्यूम कर लूंगा कि y ग्राम is dissolved in 10 cm cube of hexane। अच्छा, उससे पहले भी एक बात गौर से सुने, ये आपके पास वाटर है, तो जो अनदर 10 सीएम क्यूब ऑफ हेक्सेन है वो मैं इस वाटर में ऐड करूंगा, सही है। जो अनदर 10 सीएम क्यूब ऑफ हेक्सेन है वो मैं इस वाटर के अंदर ऐड करूंगा, तो कंपाउंड वाटर से निकल के कहां आ जाएगा हेक्सेन में, राइट। सो इनिशियल मास मेरे पास कितना होगा 0.67, ऑर्गेनिक में कितना डिसॉल्व हुआ y, तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा 0.67 माइनस y,
is dissolved in 100 cm cube of water. Now I can find the concentration of compound X both in organic layer and aqueous layer. So ये हो जाएगा y/10 ग्राम पर cm cube. और ये हो जाएगा 0.67 minus y upon 100 ग्राम पर cm cube. मुझे केपीसी की वैल्यू मालूम है 20, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा. ये हो जाएगा y/10 डिवाइडेड बाय 0.67 माइनस y अपॉन 100. केपीसी की वैल्यू 20 है, तो y/10 डिवाइडेड बाय 0.67 माइनस y अपॉन 100. तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, लेट मी कैलकुलेट, 0.44 ग्राम. is dissolved in 10 cm cube of hexane. भाई मेरे पास डाई कितनी थी 0.67, हेक्सेन में कितनी डिसॉल्व हुई 0.44. तो 0.67 minus 0.44 is going to be 0.23. So 0.23 gram is dissolved in water. और वाटर का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है हमने 100 cm. That's called successive extraction technique. On the basis of this successive extraction technique, मैं यहां से भी परसेंटेज एक्सट्रैक्शन डिटरमिन करता हूं. आप नोट करें, आपने इनिशियल मास हेक्सेन के अंदर डिटरमिन किया था 1.3, अभी आपने डिटरमिन किया 0.44, तो यहां से हो जाएगा 1.77 ग्राम, राइट. तो परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं 1.77 को डिवाइड करूंगा 2 से, इंटू 100 करूंगा. सो 1.77 divided by 2 into 100 is going to be 88.5%. And that was my point actually, कि देखो जब आपने 20 cm cube of हेक्सेन को एक साथ यूज किया था तो 80% कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हुआ. मैंने उसी 20 cm cube को जब पोर्शंस में डिवाइड करके यूज किया तो आपके पास तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड 88.5% एक्सट्रैक्ट हुआ, यानी परसेंटेज एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो गई. विच इज वाई हमें किसी भी सॉल्यूट को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम सॉल्वेंट को पोर्शंस में डिवाइड करके यूज करते हैं ताकि हम सॉल्यूट को मैक्सिमम अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकें. दैट सेव्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, दैट सेव्स टाइम एज वेल. लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. थैंक यू वेरी मच गाइस.